आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों। जेटेट हिंदी का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और आप चाहते हैं कि हिंदी में आपका 15 में 15 सही हो और जेटेट परीक्षा में 150 में 120 प्लस आपका स्कोर है। तो मेरी रणनीति को मान के देखिए, आप 50% भी फॉलो करते हैं तो 90 प्लस आ जाएगा और जो हम बताएंगे उसको कर लेते हैं तो 120 प्लस आ जाएगा। प्यारे साथियों याद रखिएगा। और यूपी बिहार के पछाड़ को सब सीट जनरल सीट कब्जा करने के लिए 90 प्लस आपको लाना जरूरी है। साथ ही आपका जो पड़ोसी बोला है, जो आपका दुश्मन बोला है कि उसको सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो याद रखिएगा 2 से 3 महीना मेहनत कर दीजिए, आपकी किस्मत बदलने वाला है, आप सफल होने वाले हैं। क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज लाकर देगी जो आप चाहते हैं। जो आपके पास अभी है ना, वो उसके पीछे समय दिए तब आपके पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हम व्याकरण पढ़ाने वाले आपको हैं, और व्याकरण में आपका आज वर्ण विचार ट्रिक से डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा। आप क्लास के अंतिम तक बने रहेगा, केवल सुन लीजिएगा, वर्ण विचार आपका समाप्त। सुन लीजिएगा, केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो प्यारे साथियों पहला हिंदी व्याकरण का जो है वर्ण विचार आपको बताने वाले हैं, जिसमें वर्ण बताने वाले हैं। वर्ण लेटर समझिएगा, वर्ण है लेटर समझेंगे। इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। पूछा जाएगा आपसे, 1 नंबर का सवाल पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। ऐसे बोल रहे हैं कि भाषा, भाषा बोले तो भाषा किससे बना है, भ स मिला है ना इसमें। तो आपके ही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। कलम, तो कलम 3 गो वर्ण से बना है, क ल म से। तो आपका बात करें भाषा को भी बोलते हैं, उसका सबसे छोटी इकाई क्या है, उसका वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। इसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं। अब अ के टुकड़ा करके दिखाइए, अ के टुकड़ा कर सकते हैं, कहां से टुकड़ा होगा, अ का नहीं टुकड़ा हो पाएगा। तो याद रखिएगा यही वर्ण है। अ ई क बढ़िया समझेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिसको खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब समझते हैं शब्द क्या है। तो शब्द की बात करें तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल के क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि र है, आ म, राम। तो यहां पे राम है कि नहीं, तो र है, फिर आ है, म अ, तो ये सब क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक मिलेगा। जिसे यहां बात करें कलम, तो कलम में मिल रहा है उस तरह से। तो आपका जो है 1, 2 या 2 से अधिक अगर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वही याद रखिएगा कि वर्ण बन जाएगा, सॉरी शब्द बन जाएगा ना। अब समझिए वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। या किसी भाषा के उसके वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे, समस्त वर्ण के समूह को वर्णमाला। जैसे कि अ आ क ख ग हो गया। हिंदी में पूछा जाएगा कि कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप जवाब देंगे कि 52। हिंदी में कुल कितने वर्ण, 52। और वर्ण के 2 भेद होते हैं, आगे बता रहे हैं। कुल वर्ण कितने, 52, 52। आप देखिए, इससे यहां पर देखिए वर्ण 52 है, जिसमें से ध्यान दीजिएगा वर्ण 52 है, जिसमें से आपका जो है 11 क्या है, आपका 11 गो स्वर वर्ण है और 41 क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो दोनों जोड़ी 41 से 11 कितना हो जाएगा, 52। तो वर्ण के कितने भेद, 2 भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण अलघटे होता है, जिसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, स्वर वर्ण। जिसके उच्चारण में दूसरा वर्ण की सहायता लेते हैं तो हो गया व्यंजन वर्ण, जिसकी संख्या 41 और इसकी संख्या 11। चलिए आगे देखते हैं, स्वर वर्ण के बारे में देखते हैं। देखिए यहां पे क्या आता है, स्वर वर्ण क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। यानी किसी तरह से इसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे अ ई उ जो भी है, 11 को संख्या स्वर वर्ण का है। हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 है। देखिए यहां पे लिख दिया है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, 11 हैं। जैसे आप देखिए अ आ ई, बड़ी उ, बड़ू, ए ऐ री ओ औ, यही 11 जो हैं आप देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही स्वर वर्ण आपको हिंदी में पढ़ने हैं। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, आप आगे देखते हैं स्वर वर्ण, स्वर के प्रकार। देखिए बात करें व्युत्पत्ति
या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक आपका प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जो होता है जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? स्वर वर्ण के 3 भेद, आप देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, 4 संख्या होता है हिंदी में। वही नागपुरी में बताया था कि 3 गो होता है, री वहां पे नहीं होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4। अब अगला है दीर्घ स्वर है, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इससे ह्रस्व स्वर के जितना समय लगता है ना उससे दुगना समय लग जाता है। जैसे कि आ बोलिए, अ से दुगना लगेगा आ, बड़ी, बड़ियू, ए, ओ, औ। जो ह्रस्व स्वर में पढ़े ना उससे ज्यादा समय दुगना समय लगता है इसमें, दीर्घ स्वर। अगला जो है प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है। जिसको उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? प्लुत। इससे त्रिमात्रिक, क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। जैसे ओम, इसको यहां इसे लिखते हैं, तो ओम क्या है? त्रिमात्रिक स्वर है ना, ध्यान रखिएगा। केवल आप सुन लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। अयोगवाह शब्द देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में। ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में की जाती है उन्हें अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह वैसे हैं जिनकी गणना स्वर में भी नहीं होती है न व्यंजन में, तो इनको अयोगवाह बोलते हैं। जैसे अंक और अ, हिंदी में अयोगवाह जो दो है, अंक और अ अयोगवाह कहलाते हैं। देखिए वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद होता है। पूछा जाएगा आपसे कि इनका स्थान कहां होता है वर्णमाला में, तो स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अ को अनुस्वार बोलते हैं और अ को विसर्ग बोलते हैं। अंक को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अंक को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, केवल सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अयोगवाह के प्रकार होते हैं 4। अयोगवाह कितने प्रकार के? 4। जैसे कि पहला देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा जो है नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इनके उच्चारण में लघुता, हल्कापन होती है, जिससे जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होगा। याद रखिएगा, पकड़ने का तरीका अनुनासिक का, नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होगा। जैसे कि गांव, दांत, आंगन, सांचा। गांव, गांव, नाक और आपका मुंह दोनों से उच्चारण होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या अंतर्गत जो है पंचम अक्षर है। कौन कौन? ड़ है, इया बोलते हैं इसको ना, और मूर्धन्य न बोलते हैं, दंत न और म है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यही जो है आपका संख्या इसका अनुनासिक में होता है। ध्यान दीजिएगा, यही सब है, उच्चारण में आएगा ये सब। चलिए अगला जो है अनुस्वार, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जिसके उच्चारण में कहां से निकलेगा? केवल हवा जो निकलेगा वो नाक से निकलता है, उसे अनुस्वार बोलते हैं। जैसे अंगूर हो गया, अंगद हो गया, कंगन हो गया, इसका उच्चारण में कहां से निकलेगा? केवल आपका नाक से। अंगूर, अंगूर नाक से निकलेगा केवल, ठीक है ना, वो हो जाएगा अनुस्वार। अब विसर्ग देखने वाले हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण जो है ह की तरह होता है, जिसका उच्चारण कैसा होगा? ह की तरह होता है, उससे विसर्ग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मन कामना, क्या है साथियों? मन कामना है, ठीक है ना। उसके बाद अतः स्वतः, दुख, दुख, ये सब क्या है? मन कामना। फिर यहाँ पे है अतः स्वतः दुख, ये सब क्या है? याद रखिएगा, ये सब विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। अगला जो है निर्नुनासिक है। क्या है? निर्नुनासिक। इसमें क्या होता है? केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को निर्नुनासिक बोलते हैं। जिस कहां बोलेंगे? केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक। इसमें हवा नाक से नहीं निकलती, इससे हवा नाक से निकलेगा नहीं। इधर, उधर, आप, अपना, घर, ये सब क्या है? निर्नुनासिक है। अगला है व्यंजन वर्ण देखने वाला है पर साथियों। व्यंजन वर्ण जो है जिन वर्णों के बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वैसे हैं जिसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े वो कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन वर्ण आश्रित होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क,
क में आ रहा है कि नहीं उच्चारण में, याद रखिएगा ये अ आता है। इसे यहाँ पे देखिए क आ रहा है, ठीक है ना, प आएगा इसमें। हिंदी में जो है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या जो है 33 है। कितना है? 33 है, ध्यान दीजिएगा। वहां पे जो है इधर उधर बांटने में हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 33 दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे दो चीज बांट रहे हैं, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा। स्वर आपको डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, तो वहां पे कितना है? 11 है, बाकी बचा से व्यंजन है, दो भेद ही होता है। यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण की संख्या जो है देखिएगा, यहाँ पे क वर्ग में होता है, क से अंग तक स्पर्श व्यंजन बोलते हैं सभी को। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से शुरू होता है, और आप देखिए कि च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और आपका त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। कुल मिला के प वर्ग जो पूरा है क वर्ग से शुरू होता है, और प वर्ग तक जो भी होता है वो किस में आते हैं? वे सभी आते हैं स्पर्श व्यंजन में, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन 4 गो, य र ल व। अंत्यस्थ व्यंजन कई गो है? 4 गो है। य र ल व, इसको अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन है? तलाबी स, मूर्धन स, दंत स और ह। इसको ऊष्म व्यंजन 4 हैं, तलाबी स, मूर्धन स, दंत स और ह, 4 को याद रखिएगा। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? संयुक्त में आपका संयोगिया छ, त्र, गे और स्त्र है। संयुक्त व्यंजन आपका द्विगुणन या उत्क्षिप्त, पूछता है कि द्विगुणन कौन है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है, तो आप जवाब देंगे कि अड़ा उढ़ द्विगुणन व्यंजन है। चलिए, आप जुड़ना चाहते हैं वैसे तो जुड़ सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद अभी देखिए, आपकी स्पर्श व्यंजन क वर्ग से शुरू होकर प वर्ग तक, अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व, उस व्यंजन भी देखिए तलाबी स, मूर्धन स, दंत स और ह, 4 गो है। देख लिए व्यंजन वर्ण का भेद, देख लिए यहाँ पे। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना। क्या होता है? छूना होता है। यहाँ पे जो होता है परिभाषा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जो है मुंह के किसी भाग, जैसे कंठ को, तालु को, मूर्धा को या दंत अथवा होठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब जीभ मुंह को उच्चारण करता है तो जीभ कहीं ना कहीं कंठ को छू जाएगा, तालु को छू जाएगा, या को या दंत को या होठ या स्पर्श को, तो उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, विस्तार की बात करें तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो है स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग से शुरू होकर प वर्ग तक क्या है? ये सभी स्पर्श व्यंजन है। इनका उच्चारण प्रमुख जो है क वाला के कर्ण से हो जाता है, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओठ से, जीभ के अग्रभाग के स्पर्श से होता है, जीभ के अग्रभाग से, ध्यान दीजिएगा। अगला जो अंत्यस्थ व्यंजन है, इसमें इसका अर्थ होता है, अंत का अर्थ होता है भीतर। कहां होता है? उच्चारण भीतर होता है। जैसे उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, उच्चारण के समय जो व्यंजन भीतर ही रहे, उसको क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। जैसे कि य, र, ल और व, ये 4 अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, य, र, ल, व, याद रख लीजिएगा। इन्हें स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थिति माना जाता है। पूछा जाएगा कि कौन व्यंजन वर्ण को स्वर और व्यंजन के बीच में माना जाता है, तो यही अंत्यस्थ व्यंजन 4 गो, उन्हीं को माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का अर्थ होता है गर्म, जिससे आप उच्चारण करते ऊष्मा निकलेगा आपका। परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह से विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उससे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तलाबी स, सांस में गर्मी उत्पन्न कर दे, जैसे इसमें होता है ऊष्म व्यंजन में है तलाबी स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये ऊष्म व्यंजन वर्ण है, जिनका उच्चारण घर्षण के उपरांत ऊष्म वायु के निष्कासन से होता है। उच्चारण में क्या होगा? ऊष्मा निकलेगा श्वसन से। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन में बात करें, परिभाषा में बात करें तो संयोगिया छ, त्र, ज्ञ, स्र है, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। यह व्यंजन के मेल से बने होते हैं। श्वास आयु के मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद क्या होता है? श्वास आयु के आधार पर इनको बांटते हैं, जिससे कि इसको बांटते हैं अल्प प्राण, महाप्राण में। श्वास वायु के आधार पर कितने भाग में? 2 भाग में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका है, ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में होता है जिन वर्णों का उच्चारण में श्वास यानी कि
श्वास वायु जो होगा मात्रा कम होती है, सांस उसमें जो बोलते हैं कम हवा निकलेगा, सीधा सीधा जानिए उच्चारण से कम हवा निकलेगा। प्रत्येक वर्ण का जो है पहला और तीसरा और पांचवा ये सभी किस में आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा हुआ है प्रत्येक वर्ग का, जैसे ध्यान दीजिए यहां पे बताते हैं प्रत्येक वर्ग का, जैसे क, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया। तो बोला है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तो पहला ये हो गया, ठीक है। तीसरा, तो तीसरा नंबर में ये हो गया, ग हो गया, और पंचम। तो आपका जो है जैसे कि जो भी आपका व्यंजन में च छ जो है ट ठ ड सब में, तो पहला जो है पहला क, तीसरा ग और अंतिम अंगा, ये सभी होते हैं अल्पप्राण, क ग और अंगा। अंत्यस्थ व्यंजन जो भी होते हैं य र ल व, ये भी क्या होते हैं अल्पप्राण में ही आते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे याद रखेंगे अल्पप्राण, वर्ण का जो है पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है, वो अल्पप्राण होता है, श्वास वायु कम निकलता है इनसे। ध्यान दीजिएगा। अब महाप्राण जो है बच गया, महाप्राण हो गया, बच गया से क्या हो गया महाप्राण। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास आयु की मात्रा अधिक होती है, जब उच्चारण करेंगे तो श्वास हवा की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चौथा चौथा, जैसे आप यहां पे देख लिए, यहां पे देखिएगा क, ख, ग, घ और अंग, तो पहला तीसरा और पांचवा ये तो हो गया अल्पप्राण। तो बचा कौन, बचा कौन, तो बचा आपको पता ही है कि दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जो बचता है वो क्या होता है महाप्राण। दूसरा क्या होता है, दूसरा और चौथा क्या होता है महाप्राण, और पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है, हर वर्ण का जो पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, और दूसरा चौथा जो बच गया एक याद रखिएगा, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, जो बचा से हो गया महाप्राण हो गया। इस प्रकार से केवल देख और सुन लीजिएगा तो अल्पप्राण और महाप्राण क्लियर। और उसमें हवा जो है कम निकलता है श्वास वायु में, यहाँ पे श्वास वायु की मात्रा उच्चारण में ज्यादा निकलता है, ये भी पकड़ सकते हैं आप। है क तो कम निकला है, क, ख, ख ज्यादा थोड़ा निकलता है, यही ध्यान दीजिएगा। इसको मैनर मिस्टेक, मैनर चीजें हैं। और उस व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा तो वर्ण है ये है, साथ में उस व्यंजन तलावी स, मूर्धन स, दंश और ह, ये सभी क्या है, ये सभी आपका उस व्यंजन है, वो आपका उस व्यंजन महाप्राण में आते हैं। अल्पप्राण महाप्राण की बात करें तो आप देख रहे हैं कि अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा और महाप्राण में दूसरा चौथा, तो क, ग, अंग, ख और घ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, खुद छांट लेंगे, हर वर्ड का पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण और इधर महाप्राण, इस प्रकार से हो गया। चलिए लिपि पर जानते हैं। लिपि क्या होता है ध्यान दीजिएगा, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि का बोलते हैं। देखिए कोई भी भाषा को लिखने के लिए हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं चिन्ह का प्रयोग करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भाषा लिखने के लिए चिन्ह या प्रतीक का यूज करते हैं ना वही लिपि कहलाता है। किसी भाषा को लिखने के ढंग या लिखावट को लिपि कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है, किसी भाषा के लिखने के ढंग या लिखावट को लिपि। जैसे कि हम लोग यहाँ क लिखते हैं तो उर्दू में कैसे क लिखता है दूसरा तरीका से, तो सभी क्या है लिखावट का अलग अलग तरीका है। हिंदी इंग्लिश आपका नागपुरी खोटा पंच परगनिया बंगाली उर्दू जो भी है ना, यही सब है लिखने का जो भी अपना ढंग है वही लिपि है। लिपि से जुड़े बिंदु क्या आप पूछ सकते हैं, संसार की अधिकतम लिपियां जो है बाएं से दाएं लिखते हैं। संसार की अधिकतम लिपियां कहां लिखते हैं, बाएं से दाएं। जैसे कि इधर से स्टार्ट किए क, ध्यान दीजिएगा क, ख, ग, घ, अंग, तो याद रखिएगा बाएं से दाएं संसार के अधिकतम लिपियां किधर चलते हैं, बाएं से दाएं, ध्यान रखिएगा। फारसी लिपि हमेशा दाएं से बाएं, कुछ कुछ को याद रखिएगा, ज्यादातर कहां बाएं से दाएं, लेकिन फारसी लिपि में जो है दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। चीनी और जापानी लिपि को जो है ऊपर से नीचे लिखते हैं। पूछा जाएगा
किस लिपि में जो है ऊपर से नीचे लिखते हैं, किस में ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो आपका चीनी और जापानी लिपि में, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है प्रमुख भाषाएं उनकी लिपियां। तो एक तरफ भाषा है और लिपि है। जैसे कि आप बात करें तो हिंदी संस्कृत का लिपि क्या है, देवनागरी है। पंजाबी का लिपि क्या है, गुरुमुखी है। डायरेक्ट पूछ दे पंजाबी जो है भाषा है उसका लिपि क्या है, गुरुमुखी है। उर्दू और फारसी का लिपि क्या है, उर्दू और फारसी दोनों का जो है लिपि फारसी है। अब बात करें अरबी भाषा का लिपि क्या है, तो अरबी ही है। बांग्ला भाषा का लिपि क्या है, बांग्ला लिपि ही है। और आपका बात करें तो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश, ये सब का लिपि क्या है, रोमन है। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वर्णों को उच्चारण स्थान की बात करते हैं। वर्णों को उच्चारण स्थान की बात करें तो एक तरफ यहां है, ध्यान दीजिएगा, स्वर है और व्यंजन है। तो बात करें कंठ से उच्चारण किसका किसका होता है, कंठ से उच्चारण जो होता है तो क से ले अंग तक, क से क वर्ग जो पूरा होता है, क ख ग अंग, क से कंठ और क से क वर्ग, पूरा उच्चारण कंठ से होता है, क वर्ग का कंठ से। और साथ में स्वर में आ जाता है और आ, और उस व्यंजन में हो जाता है और अ। तो आप ई लाइन में जितना दिख रहे हैं अ, आ, क वर्ग पूरा और ह और अ, ये सभी का उच्चारण कंठ से होता है। फिर आपका तालु से किसका किसका होता है, ई, छोटा ई और बड़ा ई, और च वर्ग पूरा किसका होता है, तालु से। फिर इसमें य भी आ जाता है और तलाबी स, तो आपका य, तलाबी स, ये सभी किसमें आ जाते हैं, ये तालु से उच्चारण इन सबका होता है। मूर्धा से किसका होता है, यहाँ पे री से होता है। और आपका यहाँ पे देखिएगा ट वर्ग पूरा जो होता है, ट वर्ग पूरा जो होगा ये किसमें होगा, मूर्धा से। और साथ में र और आपका इस धन सा। फिर आपका दान से किसका होता है, तो री बोलते हैं ना, ली बोलते हैं। उसके बाद त वर्ग पूरा हो गया, त थ द दंतना, दंतना होता ना है, तो दंतना, तो न वाला पूरा किससे हो जाएगा, दंतना, दंत से। फिर ल और स, ओष्ठ से किसका होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसमें प से लेके म तक ओठ सटता है, प फ ब ओठ छटेगा। फिर नासिका से किसका होता है उच्चारण, तो अंग आपका, फिर यहाँ पे ड़ है, इया है, मूर्धनी न है, न और म है, सब किसका होता है, नासिका से। और कंठ तालु मतलब ऐसा चीज है जिसको कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होता है, ए और ए, कंठ और तालु दोनों से होता है इसका। चलिए अगला जो है कंठोष्ठ, जिसको कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। वैसे हैं जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, ओ और औ, ओ और औ किससे उच्चारण होता है, कंठ, कंठ और ओठ दोनों से। और दंतोष्ठ ऐसा एक है इसका दांत और ओठ दोनों से होता है, दांत और ओठ दोनों से किसका होता है, व का। तो प्यारे साथियों ये आपका जो था वर्ण का था, इसको केवल आप सुन लीजिएगा तो आपको जो वर्ण से सवाल आएंगे वो क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रखना आपको है। और इस प्रकार से आप चाहते हैं कि आपको हिंदी का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे तो याद रखिएगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ें, आप सफल हो जाइएगा। जय हिंद।